गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिज़िक्स में पिछले वीडियो में आपको आवेश के बारे में डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस आज के टॉपिक में सबसे पहले आता है कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो ये दो बिंदु आवेश हमारे पास रखे हुए हैं। पहला जो आवेश है उसकी मात्रा Q1 है और दूसरे आवेश की मात्रा Q2 है, और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या है, R है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल F होता है वह आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम दोनों इक्वेशंस को हम मिला देंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R² आ जाएगा। समानुपाती का निशान यहाँ से हटाएंगे तो आपका आ जाएगा कांस्टेंट 1/4πε0। ये आपका पूरा कांस्टेंट होता है Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है 1/4πε0 ये कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। अब जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में कौन सी क्या राशि है जो चिन्ह दिए गए हैं वो किसको व्यक्त करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। F जो आपका है वो वैद्युत बल को व्यक्त करता है, Q1 और Q2 जो है वो आवेशों की मात्राएं हैं, R क्या है आपका आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है एप्सिलॉन नॉट, ये आया है, तो आखिर इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू कन्फर्म होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपका 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कभी कभी एक नंबर में इसका मात्रक निकालने के लिए आ जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो आप अपना कूलाम का नियम ले लीजिए। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा 1/4πF Q1 Q2 बटे R²। अब देखिए ऊपर Q1 और Q2 लिखे हैं, ये हमारे चार्ज यानी आवेश होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो आ जाएगा कूलाम इंटू कूलाम। नीचे 4π ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट राशि का मात्रक नहीं होता है तो इसको अलग कर देंगे आप। अब F आया, F का मात्रक है न्यूटन और R का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब निकाल के बताते हैं एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होती है। तो देखिए इसी से जो आपका मात्रक निकाला है इसी से विमा निकालते हैं। सबसे पहले है कूलाम, कूलाम आपका आवेश का मात्रक होता है और आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT, यानी ये हो जाएगा अपना A² T², चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है, बट न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है और बल की डायमेंशन होती है MLT-2। नीचे मीटर, मीटर यानी लंबाई का मात्रक यानी L, विमा हुई उसकी तो L²। सबको आप ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ क्योंकि यहाँ पर 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो -3, T⁴ यहाँ पर 2 है, 2 ये है तो T⁴ और A⁻², यानी एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m⁻⁻1 L⁻³ T⁴ और A⁻²। इसके बाद अगला टॉपिक इसी में आता है आपका परावैद्युतांक क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं परावैद्युतांक को। परावैद्युतांक क्या होता है आपका, ये होता है कि निरपेक्ष K से व्यक्त करते हैं और कहते हैं इसको एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट कहलाता है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता। यानी अगर आप इसकी परिभाषा देने के लिए कहेंगे तो आपका सीधा बोलेंगे आप कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। चूँकि ये दो राशियों का अनुपात है अतः इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा और जब आपका मात्रक नहीं होगा तो इसकी विमा भी नहीं होगी। अब अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, जैसे ये कोई हमारा आवेश रखा हुआ है +Q कूलाम का कोई आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है, बन जाता है कि अगर इस एरिया में कोई हम दूसरा आवेशित कण लेके आएँ तो वह कण उन दोनों के मध्य कोई ना कोई वैद्युत बल कार्य करने लगे। तो इस चारों ओर के एरिया को या क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर हम +Q कण लेके आएंगे यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर माइनस कण लेके आएंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी कण के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र कि जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण लाया जाए तो वह कण क्या अनुभव करे, वैद्युत बल का अनुभव कर सके। तो ऐसे कण के चारों ओर के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं।
अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इसे ई से व्यक्त करते हैं और ई बराबर होता है आपका एफ अपन क्यू ज़ीरो। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू ज़ीरो। ई आपका सदिश राशि होती है और एफ भी आपकी सदिश राशि होती है। क्यू ज़ीरो कहलाता है परीक्षण आवेश। ठीक है, आपको परिभाषा देनी है तो सीधा सीधा जो परीक्षण आवेश है क्यू ज़ीरो उसका मान आप कितना ले लीजिए 1 कूलाम। यानी परिभाषा क्या बन जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ अपन क्यू ज़ीरो। एफ होता है बल, बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, और क्यू ज़ीरो क्या होता है परीक्षण आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलाम। यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी अगर विमा निकालने को कहें तो एफ की विमा mL/T-2 और क्यू की विमा होती है AT। तो ऊपर सब जाएंगे तो आ जाएगा mL/T-3 और a माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आके आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है कि जैसे ये कोई हमारा प्लस क्यू आवेशित कण रखा हुआ है प्लस क्यू कूलाम का, इससे r दूरी पर हमने कोई परीक्षण आवेश ले लिया है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी क्यू ज़ीरो है। भाई जब दो आवेश रखे होंगे हमारे पास तो उनके मध्य वैद्युत बल काम करेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वैद्युत बल का मान क्या होता है। तो ये होता है F बराबर 1/4πε0 क्यू ज़ीरो बटे r²। भाई जैसे ही वैद्युत बल निकला वैसे ही हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है F/Q0। जब F यहाँ पर है और F की वैल्यू हमें मालूम है तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू ज़ीरो बटे r²। क्यू ज़ीरो अपने पास पहले से अवेलेबल है तो क्यू ज़ीरो से क्यू ज़ीरो क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया और अपना निकल के आ गया ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे कितना आ गया आपका r² आ गया। ये हमारा हो गया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि यदि कोई परीक्षण आवेश हम ले लें और उसको वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जब वो वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो वो क्या करेगा, एक पथ का अनुसरण करेगा या एक मार्ग का अनुसरण करेगा। तो परिभाषा क्या कह लेंगे आप, क्या बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखा गया धनावेशित परीक्षण आवेश जिस पथ या जिस मार्ग का अनुसरण करता है वह मार्ग वैद्युत बल रेखाएँ कहलाती हैं। ठीक है, या इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएँ वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण काल्पनिक रेखाएं होती हैं, निष्कोण, ठीक है, वक्र रेखाएं होती हैं, ठीक है, जिन पर वैद्युत क्षेत्र पर स्थित स्वतंत्र और पृथककृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। यानी सीधा सीधा है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो निष्कोण वक्र रेखाएं जो परीक्षण आवेश के चलने के कारण उत्पन्न होती हैं, तो वो वैद्युत बल रेखाएं, वो रेखाएं हमारी, वो वक्र रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब आता है कि इन वैद्युत बल रेखाएं की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी विशेषताएं, चलते हैं। सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट होंगी, ये हमारा धन आवेशित कण है और ये हमारा ऋण आवेशित कण है, तो यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। भाई जब ये यहाँ पर जाके समाप्त हो जाएंगी तो दूसरा पॉइंट यहीं से बन जाएगा कि ये खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, कैसा वक्र बनाती हैं, आपकी खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा पॉइंट यहीं पर होता है कि अगर किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे ये वैद्युत बल रेखा गई थी, इसका एक अगर कोई पॉइंट ले लें हम और इस पॉइंट पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मतलब क्या है, जैसे एक वैद्युत बल रेखा हमारी ये गई है, अब अगर हम कहें कि एक वैद्युत बल रेखा यहाँ से जाएगी और यहाँ पर इसको ये काट दे तो ये हमारा संभव नहीं है, ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ हो जाएंगी, एक तो ये हो जाएगी और एक आपकी ये हो जाएगी, और एक बिंदु पर दो दिशाएँ आपकी संभव नहीं है। यानी ये आपकी कंडीशन क्या है, गलत हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके मैन इसके 4 पॉइंट हैं, तो ये आपको याद कर लेने, समझ लेने। अब इसके बाद आपका आता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका, काफ़ी मोस्ट टॉपिक है, इस पर डेरिवेशन भी बेस है। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है
ठीक है, कि जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे हमने एक आवेश ये प्लस क्यू ले लिया आपका और दूसरा आवेश ये ले लिया माइनस क्यू। भाई आवेश तो कैसे हैं, ये समान है, मतलब अगर ये 2 कूलाम का है तो ये भी 2 कूलाम का है। तो जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, यहाँ प्लस क्यू ऊपर लिखे दे रहे हैं हम अपना, ठीक है। तो जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, ये डिस्टेंस हमारी कैसी होनी चाहिए, अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। फिर एक बार समझ लीजिए कि जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो यह बनी हुई संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जो ये अल्प दूरी होती है ये कहलाती है हमारी क्या, 2L के बराबर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका HCl आ जाएगा, ठीक है, आपका HCl, ठीक है, H2O हुआ, और आपका और भी होते हैं CH4 हुआ। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, यानी इनको अगर आप तोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस में टूटेंगे जाके। अब वैद्युत द्विध्रुव से ही आपका एक बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड भाई द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, और P बराबर होता है आपका Q × 2L होता है, ठीक है। अब यहाँ से परिभाषा बन जाएगी कि वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, कोई भी आवेश ले लीजिए, तो Q ले लिया हमने, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है 2L, दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं, और एक ये कैसी राशि है आपकी, सदिश राशि है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा क्या होगा, तो भाई मात्रा यहीं से मिल जाएगा आपको। आवेश का मात्रा क्या होता है आपका, कूलाम होता है, तो कूलाम और 2L दूरी होती है, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका कूलाम × मीटर। और आपको अगर यहाँ बीमा देनी है तो क्या हो जाएगी, क्यू की बीमा आपको बता ही चुके हैं क्या होती है, AT होती है हमारी, और लंबाई की बीमा क्या होती है L, यानी ये हो जाएगा आपका LTA। एक साथ लिख देंगे तो ये इसकी क्या निकल आएगी, आपकी बीमा निकल आएगी। अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बेस्ड आपके 2 डेरिवेशन हैं, ठीक है। पहला डेरिवेशन है आपका कहलाता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। या इसका एक नाम और होता है अच्छी स्थिति, कभी कभी इसका दूसरे नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के बताइए क्या होती है। तो चलिए इसको और आज सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 2 हमारे आवेश ले लिए, ये हमारा प्लस Q आवेश है और ये हमारा माइनस Q आवेश है। दोनों आवेशों की जो 20 की दूरी है वो क्या ले ली हमने, 2L ले ली हमारी, ठीक है। द्विध्रुव ये माना पॉइंट A बिंदु हो गया, और ये क्या है B बिंदु। द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु ले लिए, मध्य बिंदु माना क्या है O है, तो मध्य बिंदु O से, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु अपना यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, P बिंदु ले लिया है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सिंपल सी इस बात सोचेंगे हम, ये टोटल 2L है, ये मध्य बिंदु है, तो ये डिस्टेंस भी L होगी और ये डिस्टेंस भी क्या होगी L। इस प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की अगर हम आपसे दूरी की बात करें तो क्या करोगे आप, इस टोटल R में से इस L को घटा दीजिए, यानी क्या हो जाएगी ये दूरी आपकी R - L। ये डिस्टेंस आ गई आपकी प्लस Q से लेके बिंदु P तक की। अब हम आपसे कहें कि माइनस Q से बिंदु P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ तक की आपको मालूम है कि R है और ये डिस्टेंस क्या है L, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी R + L। तो ये डिस्टेंस टोटल क्या हो गई हमारी, R + L हो गई। अब चलिए थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे तो समझते चलिएगा। सबसे पहले निकालेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर तीव्रता निकाल रहे हैं, ठीक है। वही तीव्रता का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जनरली एक बार फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं हम, 1/4πε0 और क्या होता है अपना Q/r²। तो अभी यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसको हम E1 माने ले रहे हैं, 1/4πε0, ठीक है। Q तो चार्ज Q ही है हमारे पास, और बीच की दूरी बस डिपेंड है, तो यहाँ बीच की दूरी क्या है R - L, तो ये हमारी R - L हो गई। इक्वेशन क्या हो गया आपका, पहला हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम -Q आवेश के कारण, ठीक है,
बिंदु P पर तीव्रता, तो इसको E2 और सिमिलरली E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज तो हमारा Q है ये, और डिस्टेंस जो होगी -Q से लेके यहाँ तक की वो क्या है R+L है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना R+L का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया तो ना कर लीजिएगा, R+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया ये दूसरा। अब हमें निकालना है परिणामी। तो भाई परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगी इनकी डायरेक्शन क्या होती है। +Q के कारण डायरेक्शन क्या होगी, -Q के कारण डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे अपना एक +Q चार्ज रख देंगे प्लस। तो अब प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित, मतलब जो +Q के कारण तीव्रता E1 है वो कहाँ काम करेगी आपकी बाहर की ओर। अब ये प्लस और इस माइनस के बीच रिलेशन देखेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, आवेश अलग अलग हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित, यानी जो E2 होगा वो हमारा कहाँ काम करेगा अंदर की ओर। तो एक आपका बाहर की ओर एक अंदर की ओर, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो जो अब डायरेक्शन अलग अलग होने की स्थिति में परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 - E2 हो जाएगा। दोनों को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो E1 का मान लिखेंगे तो क्या है 1/4πε0, ठीक है। और Q हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो ये E1 है और ये E2 है, तो 1/4πε0 और Q दोनों से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इन दोनों का लेंगे अपना एल्शियम, तो दोनों का एल्शियम क्या हो जाएगा r-L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपना r+L का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, प्लस वाला अपने ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा r+L का होल स्क्वायर माइनस प्लस से प्लस ख़त्म, और ये हो जाएगा अपना r-L का होल स्क्वायर। और बाहर तो अपने पास क्या है 1/4πε0 Q चल रहा है, ठीक है। ये अपने इतना आगे, अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका चल रहा है, ठीक है। तीव्रता E बराबर है तो 1/4πε0 सेम रहेगा हमारा ये, यहाँ पर Q सेम है। अब वो यहाँ पर सबसे पहले क्या था अपना r+L का होल स्क्वायर, उसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा आपका r² + L² + 2rl। इसके बाद माइनस लगा था r-L का होल स्क्वायर, तो r² + L² और -2rl ये, और बटे उनका मल्टीप्लाई करवाएंगे सर्वसम का कितना है, तो आ जाएगा r² - L² का होल स्क्वायर। इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 Q, और यहाँ आ जाएगा r² + L² + 2rl, माइनस के अंदर गुणा तो -r² - L² प्लस कितना हो जाएगा आपका 4rl, नीचे आ जाएगा r² - L² का होल स्क्वायर। ये दोनों आपके कट जाएंगे, ये आप ऐड कर दीजिए तो आएगा 1/4πε0 Q, और 2rl क्या होता है आपका 4rl, और बटे हो जाएगा r² - L² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको इसको तोड़ना है, 1/4πε0 ये हो जाएगा Q × 2l, इसको साथ में लिख दिया, और यहाँ से एक 2 और r को अलग कर दिया। यहाँ पे आपका r² - L² का होल स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ ये कंडीशन लगाएंगे क्योंकि r² इज़ मोर ग्रेटर दैन L², तो L² जो आपके पास है उसको क्या कर दीजिए आप अपना निगलेक्ट कर दे रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। और ये तो सबको मालूम है कि Q × 2l क्या होता है P के बराबर होता है, यानी वैद्य द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैल्यू रख दीजिए तो आएगा 1/4πε0 P × 2r, बच ही होगा ये आपका L² 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये r² चलिए लिखे दे रहे हैं 0 का होल स्क्वायर, यानी अब अपने पास आएगा 1/4πε0 2pr और बटे r की घात 4, ठीक है। एक से अपना यहाँ काट सकते हैं तो अपने कितने बचेंगे यहाँ 3, यानी आपका फाइनली आ जाएगा 1/4πε0 2p और बटे क्या हो जाएगा आपका r³। ये हो जाएगा आपका अक्षीय स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना आपको आज कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो आपके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा।